Hello student, I am Vaishnavi from Book My Tutor, your educator. आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए MP बोर्ड क्लास 10 साइंस का पेपर एनालिसिस जो कि आज ही हुआ है। अभी इससे पहले की सीरीज में मैंने आपके साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ साथ अपने आंसर्स को मैच करिए, कैलकुलेट करिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और डू लेट अस नो ऑन योर कमेंट सेक्शन। जैसा कि बायोलॉजी का मेरे पास रिव्यू आया है वो एक तरीके से मिक्स एंड मैच रिव्यू है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत ही इजी था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, यानी कि लिटिल बिट टफ एंड पे था। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कैसा आया था पेपर। चलिए, बेसिकली जो पेपर में क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के थे वो टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं टफ था कि इजी था। आप भी ज्वाइन करिए, देखते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ब्रेन किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थिंकिंग के लिए यस, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी यस, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट यस, यानी कि तीनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स इसका आंसर वेरी ऑब्वियस क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ब्रेन के बारे में मैंने 1 मिनट का एक वीडियो बनाया था, आई होप आप सब लोग उसमें इसका आंसर आराम से ढूंढ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओवरी डेफिनेटली यस, वहाँ पे ओव्यूल्स बनते हैं। यूट्रस यस, फेलोपियन ट्यूब यस, वास डिफरेंस नो, वास डिफरेंस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ना कि फीमेल। तो आप लोग भी मेरे साथ अपने आई होप नंबर मिलाते जा रहे होंगे, तो प्लीज देखिएगा ध्यान से। ओके, नो मोर क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजी का फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड डैश ऑफ अ प्रोटीन। ऑब्वियसली ऐसा जो सेक्शन डीएनए का जो कि सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीन। इसका आंसर है जीन। आई होप आप सब लोग मेरे साथ मैच कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स थ्रू बडिंग इन, यानी कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो बडिंग प्रोसेस है वो किस किस में होता है। तो इसका आंसर है ईस्ट एंड हाइड्रा। आई होप आप सब ये करेक्ट करके आए होंगे। एंड यस, 90% ऑफ द पेपर मैंने ऑफलाइन बैच वालों को बताया था और उसी में से पूरा का पूरा पेपर आया है। आई विल डेफिनेटली पोस्ट द रिव्यूज ऑफ दो स्टूडेंट्स हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय डैश ग्लैंड। तो आप सब बताइए, ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, कौन सा ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ग्रोथ हार्मोन्स के लिए। चलिए यहां तक आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, आंसर में ला लिया होगा। नेक्स्ट, ओके, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आई गेस बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं है। ओके यस है, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यस, 2 सेकंड का गैप लीजिए और आप सब बताइए क्या ऐसा है, बताइए। ओके, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके। चलिए, जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है वो रेफर करता है ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ टॉक्सिन्स, या फिर कह लो ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन इन आवर बॉडी या बॉडीज। तो डेफिनेटली दिस इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए मैच द करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है हमारी आर्टरीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेन्स। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका एनसीईआरटी में इस चैप्टर में पेज 1 में ही डायग्राम बना हुआ है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है हमारा? हिबिस्कस। बाइसेक्सुअल यानी एक ही फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमारा कौन है? पपाया। एंड रेस्ट बचा कुछ नहीं। ओके, दीज आर द आंसर, मैच कर लीजिए एंड रेस्ट हम आगे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं हमारे ब्रेन का क्या है। ओके, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिटेक्ट्स द स्मेल? ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है? तो अगर आपसे सिर्फ पार्ट की बात करी जाए तो आपका जो फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन है यानी कि जो फोर ब्रेन है वही क्या करता है? स्मेल को डिटेक्ट करता है। और अगर आपसे पूछा जाए इससे डेप्थ में, अगर आपसे पूछा जाता तो आप इसका आंसर लिख के आते, ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो फोर ब्रेन पार्ट में प्रेजेंट होती है और वही रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What reaction happens at the synapses between the two neurons? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइनेप्सिस होता क्या है। जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनको जो चीज़ जोड़ के रखती है उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस में क्या होता है भाई? साइनेप्सिस में होता है जो भी हमें केमिकल सिग्नल मिलते हैं, साइनेप्सिस क्या करती है? साइनेप्सिस उन्हीं केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है। तो अगर आप ये आंसर लिख के आए हैं तो आपका आंसर है करेक्ट। आई होप आप सब लोग यही लिख के आए होंगे। चलिए नो मोर बायोलॉजी क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हमारा बायो का क्वेश्चन नहीं है। ओके नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि आपसे पूछा गया है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक के बीच का डिफरेंस। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया तो आप 2 ही पॉइंट लिख के आएंगे। अगर आपने स्मार्ट वर्क किया है तो 2 नंबर के हिसाब से पहला, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करते हैं दूसरों पे अपने खाने को लेके, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक का आप एग्जाम्पल भी दे सकते थे, वो भी आपके पॉइंट में काउंट होगा, जैसे कि प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक में भी आप दे सकते हैं जैसे कि एनिमल एंड ह्यूमंस। इसके अलावा भी आपने एनर्जी से रिलेटेड डिफरेंस लिखा होगा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिफरेंस लिखा होगा, और भी चीज़ें अगर आपने लिखी होंगी तो वो भी करेक्ट है। अगर लेकिन आपने स्मार्ट वर्क किया होगा तो आपने यही डिफरेंस लिखे होंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, आपको 2 आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं इसका और पोर्शन पे। और पोर्शन में आपसे पूछा गया है राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। चलिए लिखते हैं ब्लड एंड लिम्फ। आई नो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा घबरा गए होंगे या फिर उन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, लेकिन इसमें घबराने जैसा तो कुछ था नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड और लिम्फ के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहली चीज़, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन
है, वेयर एज जो लिम्फ होता है वो हमारी बॉडी के जो वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है या वेस्ट रिमूव्स होते हैं उसमें हेल्प करता है। दूसरा आप डिफरेंस लिख सकते थे, जो ब्लड है वो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा से मिलके बना होता है। वहीं पे जो लिम्फ है वो बेसिकली किससे मिलके बना होता है? डब्ल्यूबीसी से मिलके बना होता है, प्लाज्मा से मिलके बना होता है, प्लेट। अगर आपने ये दो डिफरेंस लिखे तो आपके 2 नंबर। हार्मोन इन एन एनिमल। ओके, सबसे पहला है भाई ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा बताइए? बताइए ग्रोथ हार्मोन एनिमल्स में क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है। यस, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। दूसरा इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि एक तरीके से ये आपके सेल एलोंगेशंस में, इन सारी चीजों में भी हेल्प कर सकता है। तीसरा, आपसे इंसुलिन का पूछा गया कि इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, तो ये बेसिकली ये क्या करता है, बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को जो है वो मेंटेन करके रखता है। तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। और बेसिकली आप में से कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि मैम ग्रोथ हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन कैसे कर लेगा? तो बेसिकली एनिमल्स के अंदर एक ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है बीएसटी नाम का, जिसका मतलब होता है बोवाइन सेमेटोट्रोफिन हार्मोन, या फिर सेमेटोट्रोफिन सिर्फ आप बोल सकते हैं, बोवाइन सेमेटोट्रोफिन। तो वो जो हार्मोन होता है वो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम एक कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, दैट इज ग्रोथ हार्मोन कैटेगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। तो बेसिकली ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आपने इसमें एक एक लाइन के भी आंसर लिखे होंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो बेसिकली ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन जो होता है वो हमारे सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ सबसे मेन फंक्शन ये क्या करता है, आपके रूट डेवलपमेंट में भी या फिर रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और इसी का अपोजिट जो जिब्रेलिन होता है वो स्टेम एलोंगेशन कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके शूट डेवलपमेंट या फिर शूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अगर आपने ये पॉइंट्स लिखे होंगे एक एक नंबर के तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ 4 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आपसे बोला गया है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी 2 को एक्सप्लेन कर दो। तो भाई जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें से सिर्फ आपसे अगर 2 पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं किसके बारे में? बाइनरी फिजन के बारे में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं हाइड्रा के बारे में। सॉरी, हाइड्रा नहीं, हाइड्रा विल बी द एग्जाम्पल। आप लिख सकते हैं बडिंग के बारे में। और इन दोनों के एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता होंगे। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो आपसे सिर्फ पूछा गया था कि नेम ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नेम पूछा गया था,
और प्लीज़ अपना टाइम जो है वो एफिशिएंटली आप इस्तेमाल करिए, स्मार्ट वर्क करिए। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ नेम पूछा गया है तो आप नेम में लिख सकते थे बाइनरी फिजन एंड बडिंग, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि ये कौन से मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है। अगर आपको आंसर अपना और एफिशिएंट बनाना है तो आप इसके क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप एक डायग्राम के तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकते थे अगर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन। फिलहाल अगर आप इतना लिख के आए हैं तो डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स, और अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी है तो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 2 पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो भाई कोई से भी 2 पार्ट्स लिख दीजिए। पहला लिख दीजिए आप टेस्टिस, दूसरा लिख दीजिए आप स्क्रॉटम। टेस्टिस का फंक्शन भी लिख दीजिए कि ये क्या करता है, ये स्पर्म की फॉर्मेशन और प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा स्क्रॉटम क्या करता है, टेस्टिस को होल्ड करके रखता है और 1 डिग्री कम टेम्परेचर रखता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो सके। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें लिखी हैं, इस तरीके से लिखी हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स। आई होप आप लोगों को इजी एंड येट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप मुझसे इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आई होप आप लोगों को ये पूरा नज़र आ गया होगा, दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक सेकेंड, लेट मी रीचेक। ओके, नो मोर क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी हियर। चलिए यहाँ आते हैं, चलिए देख लेते हैं। आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है, देखते हैं। What will happen if we kill all the organisms of first trophic level? ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप में आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं। 3 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाम से जानते हैं, राइट। 3 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो अगर आपका जो प्राइमरी लेवल के ट्रॉफिक लेवल है वो क्या हो जाए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है अगर वो खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा बताइए। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये होगा कि जो फूड चेन है वो हमारी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स का मतलब जो सेकेंडरी लेवल पे कंज्यूमर बैठे उनको खाना नहीं मिलेगा, इनको खाना नहीं मिलेगा, ये हंगर स्ट्राइक पे चल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो टर्शरी लेवल वालों को नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इकोसिस्टम बैलेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स भी क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर्स की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और भी आप रीजंस लिख सकते हैं। 10% एनर्जी लॉ भी क्या हो जाएगा, 10% एनर्जी लॉ भी फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिसरप्शन हो जाएगा, तबाही आ जाएगी किसमें, इकोसिस्टम में पूरे के पूरे, अगर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप में इसमें से कुछ भी लिखा होगा, कोई भी पॉइंट्स लिखे होंगे, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने ये देख लिया। अगर आपने लिखा होगा प्लीज़ अपने मार्क्स को साथ ही साथ कैलकुलेट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। चलिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, जो कि एटमॉस्फेयर के, अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
और साथ ही साथ ये क्या करती है, हार्मफुल यूवी रेस को क्या करती है, एमिट करती है, यानी कि हार्मफुल यूवी रेस को अर्थ में पहुंचाती है। अगर ओजोन लेयर का काम होता है सन से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन यानी यूवी रेज जो होती हैं उसे अर्थ में डायरेक्टली आने से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। अगर यूवी यानी कि अगर ओजोन लेयर ही क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए या फिर ओजोन लेयर इफेक्ट हो जाए तो उससे क्या होगा, यूवी रेडिएशन डायरेक्ट हमारे अर्थ में आएगी, इकोसिस्टम में आएगी, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होगा। क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले ह्यूमंस में क्या होगा, स्किन कैंसर होने की बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, सोचिए। दूसरी चीज ये क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है प्लांट्स को। और तीसरी चीज ये एक्वेटिक लाइफ में भी क्या कर सकती है, डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ओजोन लेयर जो होती है वो सन से जो हार्मफुल यूवी रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अगर ओजोन लेयर जो है वो अफेक्ट हो गई इकोसिस्टम में, उससे हमें ये चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके से ये हमें अफेक्ट कर सकती है। स्किन कैंसर हो सकता है, प्लांट्स और जो भी लाइफ्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स भी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। अल्टीमेटली जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस जो है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाएगा, बैलेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपने इनमें से कोई पॉइंट्स लिखे हैं तो योर आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, Mendel has selected pea plant for his experiment. Write any 3 reasons. मेंडल जो है उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके आपको 3 रीजन देने हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे, यानी कि आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं या फिर इजीली जान सकते हैं ऐसे कैरेक्टर्स थे जैसे कि कलर हो गया या फिर हाइट हो गई या फिर शेप हो गया। इस बेसिस पे आप क्या कर पा रहे थे, डिस्टिंक्ट कर पा रहे थे। दूसरा रीजन ये कह सकते हैं कि ये क्या थे, शॉर्ट लाइफ थी इनकी। दूसरा रीजन आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट लाइफ थी यानी कि इजी फॉर एक्सपेरिमेंट था। तीसरा रीजन आप ये दे सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही परफॉर्म कर सकते थे। इसीलिए मेंडल ने क्या किया, इनको चूज किया। इसी वजह से उनके लिए ये इजी था इस पे एक्सपेरिमेंट करना, पी प्लांट पे। तो अगर आपने इन तीनों में से कोई भी रीजंस लिखे हैं तो आपका आंसर जो है वो है करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विथ इट्स रे डायग्राम। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को प्रैक्टिस कराया था और सेम क्वेश्चंस उठा के दे दिए एमपी बोर्ड ने। चलिए, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपको एक्सप्लेन करना है रे डायग्राम से। तो भाई मेंडल ने F1 जनरेशन में पी प्लांट के 2 कैरेक्टर उठाए, टीटी यानी कि टॉल, प्योर टॉल, और स्मॉल टी यानी शॉर्ट। मेंडल ने F1 जनरेशन में इनको क्रॉस कराया तो उन्हें मिला ये रिजल्ट। इस रिजल्ट का मतलब था कि पी प्लांट दिखने में तो टॉल है लेकिन उसके अंदर 2 तरीके के जीन्स हैं। टॉल यानी कि कैपिटल टी, यानी कि जो कैपिटल टी था वो क्या कर रहा था, अपने आप को डोमिनेंट था यानी अपने आप को शो कर रहा था, वेयर एज जो स्मॉल टी था वो रेसेसिव था। इसी से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया। उन्होंने ये बोला ऐसा कैरेक्टर या ऐसा जीन जो अपने आप को F1 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है वो जीन जो है वो डोमिनेंट होगा।
और उसी को उन्होंने लॉ बताया था जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो ये आपको आराम से बन जाता। एंड दिस इज द रे डायग्राम। अगर आप इसमें F2 जनरेशन क्रॉस भी दिखा देते और इसी तरीके से एक्सप्लेन करते, डोमिनेंट और रेसेसिव बताते और लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख के आते, यानी कि जो जीन अपने आप को अपकमिंग F1 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन में क्या कर पा रहा है, डोमिनेट कर पा रहा है, अपने आप को शो कर पा रहा है, वो जो जीन है वो होगा डोमिनेंट, और जो नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो जीन होगा रेसेसिव। दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें देखते हैं हमारा क्वेश्चन है कि नहीं। नो, देयर इज नो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर तो आई गेस आप सब लोग बना के आए होंगे कुछ इस तरीके से, अगर आपने पढ़ा होगा कलेक्टिंग डक्ट थी, इस तरीके से। आई एम वेरी बैड एट डायग्राम दो, बट प्लीज बेयर विथ मी। इस तरीके से ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल में नेफ्रॉन्स, कलेक्टिंग डक्ट एंड इस तरीके से फिलर पाइप्स। अगर आप ये सारी चीज़ें बना के आए होंगे डायग्राम कुछ इस तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आपको आपका नंबर मिला होगा। चलिए दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट फंक्शन तो ऑब्वियस है कि इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। दूसरा काम है इसका यूरिन फॉर्मेशन में क्या करना, हेल्प करना, तो ये यूरिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तीसरा काम इसका क्या है, रीअब्जॉर्प्शन करना। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो भी चीज़ें बच गई हैं या फिर जो भी लेफ्ट ओवर है, अमाइनो एसिड्स हो गए, ढेर सारे मिनरल्स हो गए, उन सारे मिनरल्स को क्या कर लेता है नेफ्रॉन, रीअब्जॉर्ब कर लेता है बिफोर सेंडिंग इट टू अ वेस्ट। तो दीज आर द 3 फंक्शन। अगर आपने लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आपने अगर डायग्राम बनाया होगा तो भी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट एंड हाउ आर मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट। चलिए इसमें तो ये तो हम बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था, आई थिंक ये सभी को पता होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम से क्वेश्चन आएगा। तो जो बेसिकली प्लांट होता है, प्लांट जो होता है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, यानी कि 2 टिश्यूज की हेल्प से होता है। कौन कौन से 2 टिश्यूज होते हैं, पहला टिश्यू होता है जाइलम और दूसरा टिश्यू होता है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू का काम होता है प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराना, फ्लोएम टिश्यू का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराना। प्लस ये जो होता है ये मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसफर कराना। साथ ही साथ जाइलम जो होता है वो अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसा ट्रांसपोर्टेशन करता है, अपवर्ड, यानी कि रूट से पूरे प्लांट्स में। यहाँ पे बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये कहीं से भी ट्रांसफर करता है लीव से थ्रू आउट द बॉडी। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्लांट में होता है, 2 टिश्यूज की हेल्प से होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट कराना, फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट कराना। जाइलम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में करता है और फ्लोएम जो है वो एनी डायरेक्शन में जो है ट्रांसपोर्ट करा सकता है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा और वर्ड्स यूज करके एक्सप्लेन किया होगा तो यू विल डेफिनेटली गेट द फुल मार्क्स। चलिए, तो आई होप दिस वॉज इट फॉर बायोलॉजी। प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोगों के कितने नंबर आए
और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा जो है एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड येस, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट कमेंट सेक्शन दैट व्हाट यू वांट टू नो नेक्स्ट। थैंक यू।